of you. Welcome to Rise and Shine only on 365 News. ज़ोहेब हसन, नादिया खान, रोज की तरह हम आज भी आपके सामने हैं. वीकेंड के बाद आए हैं. मंडे टू फ्राइडे लाइव हमारा शो होता है 365 पे 9 to 11 and what a weekend. I must say कि खौफनाक न्यूज से भरा हुआ, अच्छी बुरी खबरें. आप शो हमारा देखते हैं और शो पे आपको अपडेट्स भी मिलती हैं, लेकिन होता ही है कि जब 2 दिन हमें ऑफ मिलता है तो अब आजकल तो ये हो रहा है कि 2 दिन बहुत बड़ी पेशरफ्त हो जाती है और फिर मंडे को मुश्किल हो जाता है हमारे लिए कि कंटेंट पे क्या चीज शामिल की जाए, क्या छोड़ें. अब तो मुझे लग रहा है छोड़ें क्या, क्योंकि फ्राइडे को जब हम आए थे तो इतनी बड़ी डेवलपमेंट नहीं हुई थी जो हो चुकी है. ऑनेस्टली ये अगर देखा जाए कि बहुत ही हिस्टोरिकल एक वीकेंड ये टाइम रहा है. बहुत डिस्टर्बिंग और दुनिया बिल्कुल वैसी नहीं है जैसे कि जिस तरह हम उसको जानते थे. जी बिल्कुल. और अब कहाँ जाएगी वो और परेशानी का. इसमें 2 तरह की बातें उस वक्त सामने आ रही थी. फ्राइडे तक की तो ये खबर थी कि हो सकता है कि अमेरिका अटैक कर दे, लेकिन बहुत से लोग तजियाकार ये कह रहे थे कि नहीं, अमेरिका अटैक नहीं करेगा और वो एज अ थ्रेट इसको इस्तेमाल करेगा और वो जो चाहता है ईरान से वो हासिल कर लेगा. लेकिन यूएस ने अटैक कर दिया. वो जो बंकर बस्टर बम थे वो उन्होंने गिरा दिए. 3 साइट्स थी उनकी, न्यूक्लियर साइट्स थी, और यूएस ये दावा कर रहा है कि उन्होंने उन 3 साइट्स को तबाह कर दिया है. उसके फौरन बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जो मीडिया टॉक की, उन्होंने कहा कि हमने जो अपना काम करना था प्रिसिशन हमने अटैक कर दिए हैं और अब ईरान मुज़ाकरात करे, अमन के लिए बात करे. तो ये तो खैर थोड़ा सा माइल्ड था, लेकिन अब जो लेटेस्ट बिल्कुल अब ये जब बात हुई, परेशानी की बात है कि जो वो कहते हैं उसके बाद थोड़ी देर बाद उससे मुकर जाते हैं कि जो हमने तो बस इतना डैमेज करना था, हमारा मकसद तो ये था कि हम इसको जो न्यूक्लियर है एसेट्स इनको जो हम तबाह कर दें, और ईरान मान जाए, बैठ जाए इस पे. अच्छा ये भी नहीं सोचा जो इससे ताबकारी होगी, जो उस खित्ते को फर्क पड़ेगा क्या होगा. दे डैम केयर. एनीवे सब कुछ हो गया, अब हमारा मकसद खत्म. अब फिर से वापस अब इजराइल कह रहे हैं नहीं तो वो तो इतने डैमेज हुआ ही नहीं. वो तो खैर ईरानी हुकाम भी दावा कर रहे हैं कि वो डैमेज नहीं हुआ. लेकिन इजराइल का कहने का मतलब ये है कि वी आर नॉट डन. लेकिन अब अगर ये नहीं हुआ तो दोबारा करेंगे. बिल्कुल लेटेस्ट जो बयान है डोनाल्ड ट्रंप का, वो ये कह रहे हैं कि ईरान में रिजीम चेंज होगी और वो कह रहे हैं कि जब इस रिजीम ने यानी आयतुल्लाह अली खामनाई ने ईरान को ग्रेट ईरान नहीं बनाया है तो ईरान के लोग डिजर्व करते हैं कि वहां पर रिजीम चेंज हो, वहां पर हुकूमत चेंज हो. और आपको पता है कि बहुत सी एक्टिविटी इस सिलसिले में अब हो रही है ईरान के अंदर भी, ईरान के बाहर भी. जो थिंक टैंक्स है या डायस्पोरा जो है ईरान का, वो भी कुछ जमातों को आगे ला रहा है. और रज़ा शाह पहलवी के जो बेटे हैं वो तो तैयार ही हैं, उनको तैयार कर लिया गया. तो अब रिजीम चेंज कैसे करता है यूएस? देखो फर्क ही यही है, मुसलमान जो है ना शहादत के लिए तैयार है, हमें मरने से डर नहीं लगता. तो ये तो एक फियर है ही नहीं हमारे लिए, इससे तो ब्लैकमेल करो ही नहीं. लेकिन द फैक्ट कि इनकी ट्रंप की स्टेटमेंट बार बार बदल रही है, बहुत खतरे की बात है. और मैं जितना भी सुनती हूँ मैं कहती हूँ माय गॉड, अभी तो ये कहाँ जानी. फिर हम कभी कतर के खिलाफ कोई बात सुन लेते हैं कि जी, और फिर ईरान का ये कि अब ईरान का एक्शन क्या होगा. ईरान का एक्शन क्या होगा आगे चलकर हम ये डिस्कस करेंगे कि ये जो रिजीम चेंज की बात कर रहा है यूएस, कैसे हो सकता है ये जब तक ग्राउंड फोर्सेस नहीं आएंगी, एरियल अटैक्स के जरिए कैसे रिजीम चेंज होगा, ये समझने से कासिर है. सभी मिडिल ईस्ट किसको सपोर्ट करेगा? मुझे तो उसकी इतनी टेंशन है कि मिडिल ईस्ट में अगर उनके वो एयर के हैं, एयर बेसिस कहते हैं उसको, बिल्कुल बेसिस हैं यूएस वो हैं, और ईरान उसको निशाना बनाएगा तो इसमें मिडिल ईस्ट किसकी तरफ जाएगा? यहां से भी मौत, वहां भी मौत. वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, क्रिटिकल सिचुएशन है. ईरान ने यह ऐलान कर दिया, उसकी पार्लियामेंट ने अप्रूवल दे दिया है कि आबनाए हुर्मुज़ ये जो रास्ता है ये इसको बंद कर दिया जाएगा. आबनाए हुर्मुज़ को बंद करने का मतलब यह है कि मिडिल ईस्ट से यानी ये जितने भी कंट्रीज है, सऊदी अरब और यूएई और कुवैत वगैरह, यहां से जो तेल सप्लाई किया जाता है यूरोप में, अमेरिका में, चाइना में सप्लाई किया जाता है. कह सकते हैं कि ईरान ने दुनिया पे इकोनॉमिक बम गिरा दिया है. बिल्कुल 20% पूरी दुनिया का जो फ्यूल इस्तेमाल होता है वो आबनाए हुर्मुज़ से जाता है और एलएनजी भी इसी तरीके से. जापान के बारे में बताया जा रहा है कि 70% जो अपना फ्यूल है वो यहीं से जापान का भी आता है. फिर इसके साथ साथ जनूबी कोरिया है और चाइना का 50% जो चाइना यानी प्रोडक्शन कर रहा है उसमें फ्यूल इस्तेमाल कर रहा है. तो 50% फ्यूल उसी आबनाए हुर्मुज़ से जरूरी है भाई. हमने देख लिया यूनाइटेड नेशन वगैरह सब तो इज अ जोक, ये तो सब हो गया फेल. हाँ, लेकिन आप दूसरे ममालिक पे प्रेशर डालें इकोनॉमिकली तो शायद इनको तकलीफ हो, शायद ये कुछ कर सकें, लेकिन बोलने से, कंडेम करने से अब ये इसका कोई फायदा नहीं. मैं तो सच्ची, मैंने तो अब ये सारी जिंदगी सुनती आ रही थी यूएन फला ये करते हैं, ये समिट में होता है, सब बकवास है. कोई कुछ नहीं करता. जिसने जिसको भी तबाह करना हो, जिस मुल्क को कर सकता है. अभी भी जो इजलास हुआ है इसमें सिर्फ मजम्मत ही की गई है. और न्यूयॉर्क टाइम्स और खास तौर पे फलस्तीन एंड अमेरिका कैन रूइन
anyone. किसी को बॉम्ब कर दें, वजह हो या ना हो, तो इन तंजीमों का कोई फायदा नहीं है, ये वेस्ट ऑफ मनी एंड टाइम. बिल्कुल ऐसे ही है. तो न्यूयॉर्क टाइम्स ये रिपोर्ट कर रहा है, बड़ी इंपॉर्टेंट खबर उन्होंने दी है, उनके जराये से अमरीकी ओहदेदार के जरिए उन्होंने खबर दी है कि अब ईरान ने जो कहा था कि अगर हमारे ऊपर यूएस अटैक करता है तो हम यूएस के बेसिस पर अटैक करेंगे, तो उन्होंने कहा है कि उनकी जो प्रॉक्सीज वहां पर काम कर रही हैं या फिर ईरान की अपनी तरफ से भी यूएस की बेसिस पर हमला होगा, और इसको लेकर उर्दन, इराक और दीगर जो कुवैत वगैरह जहां पर बेसिस है, शाम, यहां पर अब हाई सिक्योरिटी हो गई है और इन ममालिक ने भी इस जंग के खतरे के पेश नजर इकदाम करना शुरू कर दिए हैं. ये ममालिक अपने आप को ना हमेशा सेपरेट कर लेते थे. ये बड़े दुख की बात है कि ये मिडिल ईस्ट के ममालिक ये करते हैं कि अपने आप को कट ऑफ कर लेंगे, आइसोलेट कर. हमारा मसला नहीं है, आपका मसला है. अब ये सबका मसला है, इस खित्ते का मसला है, ये बात समझने की है. और ईरान ने सबको एहसास दिला दिया है कि ये सबका मसला है और सब पे करेंगे इसका. अगर वहां से अटैक होता है, वी विल ऑल पे फॉर इट. और अब उनको तकलीफ होनी है और अब जो एक्शन होना है, बिल्कुल एक्शन होना है. और एक और चीज आपको बता दें जो तशवीश की बात हमारे लिए, सबके लिए, पूरी दुनिया के लिए है कि इन्फ्लेशन से आपको अब तैयार रहना चाहिए कि महंगाई का एक तूफान आने वाला है, क्योंकि फी बैरल जो डॉलर की जो प्राइस है पेट्रोल की, वो 60 पे थी जब ये जंग के माहौल बना था, और अब $80 फी बैरल हो गई है ये कीमत. और $80 फी बैरल का मतलब ये है कि पेट्रोल की कीमत में 38 से 40 रुपए इजाफा होगा. अगर ये 80 से मजीद आगे जाती है, $90 पे जाती है, तो फिर पेट्रोल की कीमत में 55 से 100 रुपए तक का इजाफा हो सकता है. तो तैयार हो जाए, दुनिया इसके असरात अब झेलेगी. तो इस तरह हम ये डिस्कशन करते रहेंगे, बहुत सारी बातें. एक और भी बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट थी, हानिया आमिर एंड दिलजीत दोसांझ की जो फिल्म है, जिसने बड़े कॉन्ट्रोवर्शियल चल रही थी, उन्होंने शूटिंग की, फिल्म बन गई, और फिर ये सारे इंडिया पाक टेंशंस में फिल्म की जो है उसमें इसको कहा कि रीशूट करें कि पाकिस्तानी एक्टर तो नहीं आ सकती भाई किसी फिल्म में. ओके फाइन. और उसके बाद खामोशी, और अब वो फिल्म रिलीज हो रही है ऑन द 27th ऑफ दिस मंथ विद हानिया आमिर ऑफ पाकिस्तान. कर लो जो करना है. वाह भाई, सिख भाई हैं, प्रोड्यूसर सारे सिख हैं, एक्टर सिख हैं, डरते किसी से नहीं. सिख कम्युनिटी, बिल्कुल सिख कम्युनिटी तो पहले से ही रेजिस्ट कर रही है ना वहां पर. तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हमने एक मूवी बनाई है, तो फिर आप कौन होते हैं. बिल्कुल. ये देखें तो ये फिल्म रिलीज हो रही है. एंड मैं इनकी स्ट्रेटेजी का कहती हूँ कमाल थी कि खामोशी इन्होंने कर दी, कुछ नहीं बोला, और उसके बाद सबको यही लगा कि हानिया हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द फिल्म ऑफिशियली. दिलजीत वाज साइलेंट. और अब ये हुआ कि जब ये अब ट्रेलर आया है सरदार जी 3 का, तो उसमें हानिया आमिर इतनी है, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा है, शी इज एवरीवेयर. और इंडिया में बायकॉट दिलजीत दोसांझ जो उनका सबसे बड़ा स्टार है, ही इज राइट नाउ द बिगेस्ट इंडियन स्टार, उसके पीछे पड़ गए. देशद्रोही है, ट्रेटर है, और बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आ रहा है. बट जो मर्जी कर लें, फिल्म विल रिलीज, और मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि ये पाकिस्तान में भी रिलीज हो. जी, तो ये जनाब ये बात हो गई. इस पर हम मजीद भी आगे चलकर बात करेंगे. एक हॉकी की भी कुछ बात करेंगे, वहां नेशी, और उसमें नेशंस कप में फाइनल में हार गया 6-2 से पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान ने पूरा टूर्नामेंट बहुत अच्छा खेला. सेमीफाइनल में फ्रांस को उन्होंने शिकस्त दी. तो इसकी भी हम थोड़ी सी नेशनल हॉकी अपने खेल की बात करेंगे.